नमस्कार, मैं एच.एस. लोधा और आप मेरे साथ हैं लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है तैमूर का भारत पर आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि आप देखना चाहते हो या आप अपनी वेल अंडरस्टैंडिंग को मेच्योर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि किस प्रकार से भारत में मुगल आक्रमणों का या कहें कि मुगल शासन की स्थापना के तुरंत पहले की क्या स्थिति थी भारत में, वो सारी स्थिति को यदि आप परिपक्व करना चाहते हो कि मुगलों ने आखिरकार भारत पर आक्रमण किस प्रकार से किया और भारत में एक लंबी राज व्यवस्था को कैसे स्थापित किया, तो उसकी शुरुआत जो है उसके कुछ समय पहले से होती है और उसमें विशेष योगदान रहता है तैमूर के भारत आक्रमण का। दोस्तों ये कहानी हम आज पूरे कहानी के रूप में शुरू करने वाले हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और साथ ही साथ में इसको वेल मेच्योर तरीके से कहें कि पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का भी प्रयास करेंगे, जिससे कहानी के रूप में ये पूरा टॉपिक आपको याद रहे। आइए बढ़ते हैं सेशन में आगे, और आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं उनको बताते हुए चलता हूं, ये जो सीरीज है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपने एग्जाम की यात्रा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे से कर सके। इसके अलावा बीए फर्स्ट से लेकर लास्ट ईयर तक के सभी सब्जेक्ट, लगभग सभी सब्जेक्ट मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जाइएगा, देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। नोट्स भी उनकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी गई है। इसके अलावा यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो टॉप ऑल इंडिया जीके सीरीज में इस नए चैनल पर स्टार्ट कर चुका हूं, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम प्रज्ञान हिंदी नाम है नए यूट्यूब चैनल का, जहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। यहां पर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में अभी फिलहाल टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज की सीरीज चल रही है ना, और जिसमें हमें 5000 प्रश्न कंप्लीट करना है। जैसे ये सीरीज कंप्लीट होती है, डिटेल क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या कहें कि जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एथिक्स, जनरल हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सेशन आपको कवर करवाए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाएंगे डिटेल में, और नोट्स भी इनकी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपका एग्जाम या कहें कि एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, और इस क्लासेस में या कहें कि इस वाली सीरीज में सेकेंड यूनिट पर आप अभी हैं, सेकेंड यूनिट देख रहे हैं। सेकेंड यूनिट के कुछ टॉपिक हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट का टॉपिक नंबर 9, तैमूर का आक्रमण और उसका भारत पर प्रभाव। क्लियर है? चलिए डायरेक्टली अब मूव करेंगे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट में बात करूं तो तैमूर के आक्रमण का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको 4 पॉइंटों के माध्यम से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे आक्रमण के कारण क्या थे, तैमूर ने भारत पर जो आक्रमण किया उसके पीछे रीजन क्या थे, और बाद में हम बात करने वाले हैं तैमूर के आक्रमण की कि किस प्रकार से भारत में आक्रमण किया इसने, उसके बाद इस आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। तो ये चारों पॉइंटों के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इनको समझना प्रारंभ करते हैं। शुरू करते हैं डायरेक्टली अपने सेशन को। दोस्तों एक कहानी के रूप में यदि आप सुनते हो, अभी नोट डाउन करना थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा, नोट डाउन करने का अवसर आपको मिलेगा। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी नोट्स बेहतर तरीके से बना सकते हो। और जिन छात्रों के पास नोट्स बनाने का समय नहीं है वो भी निश्चिंत रहे, उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो पीडीएफ में आपको दे रहा हूं ये सारे सब्जेक्ट की और सभी टॉपिकों की पीडीएफ आप संभाल करके रखिएगा। एग्जाम टाइम पे इसी पीडीएफ से नोट्स रिवीजन आप लगा लोगे तो भी आपके नोट्स का ही काम करेगी ये। चलिए व्याख्या के रूप में दोस्तों हमें इसके प्रारंभिक समय को समझना होगा। दोस्तों जिस तैमूर की हम बात कर रहे हैं, ये एक मध्य एशिया का एक महान लड़ाकू कहा जाता है। मध्य एशिया का एक महान लड़ाकू कहा जाता है, जिसने 1398 में भारत पर भीषण आक्रमण किया। अगर हम इसके जन्म की बात करें, इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो है समरकंद के पास में ट्रांसोक्सनिया ट्रांसोक्सनिया वर्ड ट्रांसोक्सनिया एक्चुअल में ये प्राचीन समय का नाम है, ट्रांसोक्सनिया, ठीक है ना। ये ट्रांसोक्सनिया प्राचीन समय का नाम है, जो आज वर्तमान में उज्बेकिस्तान है।
मध्य एशिया के देशों में जो उज्बेकिस्तान है वर्तमान में, उसी का नाम हुआ करता था ट्रांसोक्सिनिया, जिसको थोड़ा बोलने में भी हिचकिचाहट होगी, इट्स ओके है ना। तो जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान है वहां पर ट्रांसोक्सिनिया नामक शहर हुआ करता था। उसके पास में समरकंद नामक एक नगर था जहां पर इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अमीर तुर्ग। क्या नाम था? अमीर तुर्ग। और जो ये अमीर तुर्ग है, ये एक उनके शहर का, जो उनका वहां का नगर या शहर था, वहां के जो है ये कह सकते हैं कि ये वहां के जमींदार जो होते हैं ना, जमींदार टाइप के, या वहां के शासक कह सकते हो, एक तरह से शासक हुआ करते थे इनके पिता। तो 1336 में जो है ये केश नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, समरकंद के पास में जो केश नामक शहर है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इस केश नामक शहर पर ही जो है इनके पिता शासन किया करते थे, या वहां के जागीरदार हुआ करते थे। 1360 में वो अपने पिता की छोटी सी जो जागीर थी केश की, वहां के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। और उसके बाद में इन्होंने, चूंकि जो तैमूर थे ये काफी महत्वाकांक्षी थे, इसलिए इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, और युद्ध लड़के मध्य एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य बनाया। एक युद्ध में उनकी टांग टूट जाने के कारण इन्हें तैमूर लंग भी कहा जाता है। जी हाँ, इतिहास में इनका एक अन्य नाम तैमूर लंग के नाम से भी इन्हें पहचाना जाता है। और इनके युद्ध का एक ही उद्देश्य हुआ करता था, भीषण लूटमार, है ना, और धन की प्राप्ति। दैट्स ऑल। इनके युद्धों का यही एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था कि भीषण लूटमार करना और धन की प्राप्ति करना। क्लियर है? तो ये कंटेंट आपकी व्याख्या के रूप में उपलब्ध है, और इतना कंटेंट आपको व्याख्या की मतलब कहें कि टॉपिक का परिचय देने के लिए पर्याप्त होगा। क्लियर है? तो इस रूप में आप समझिएगा कि एक भूमिका तैयार हो जाती है कि तैमूर का जो आक्रमण है किस प्रकार से होता है। ये सारे जो कंटेंट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी कंटेंटों के लिए एक भूमिका आवश्यक हो जाती है, और ये भूमिका के लिए इतना कंटेंट पर्याप्त है। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी दोस्त नोट्स बना रहे हैं फिलहाल, इससे ज्यादा शॉर्ट आप और क्या करोगे? और ये शॉर्ट करने का भी, किसी भी कंटेंट को छोटा करने का भी एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सिर्फ पॉइंट लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, और वो नोट्स सिर्फ उसी को समझ आता है, और इवन 2-4 महीने बाद जब पढ़ते हैं ना, तो वो नोट्स हो सकता है कभी कभी तो उनको भी समझ ना आता हो कि उन्हें लिखा क्या है एक्चुअल में। तो शॉर्ट करने का भी एक तरीका होता है। और वैसे इतिहास में एक स्टोरी के रूप में आपको ये सारी कहानी याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर व्याख्या की मैं फिर से रिपीट करूं, उसकी बात करें कहानी के रूप में, तो ये कहा के तैमूर जो है, एक लाइन में तो आपने पहले इस एक स्पष्ट कर दिया कि मध्य एशिया के महान लड़ाके तैमूर ने 1398 में भारत पर भीषण आक्रमण किया। तो इससे एक बात स्पष्ट हो चुकी, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने किया था उसका आंसर आपने एक लाइन में दिया, जिससे अब समझ आ गया उसको कि यार ये टोटल जो है ना इस टॉपिक पर वेल अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की, और ये बेहतर तरीके से चर्चा करने वाला है। उसके बाद में आपने उसका जन्म का स्थान बताया, उसके पिता का नाम बताया, पिता जो हुआ करते थे उनका जो शहर था केश नामक शहर था, वहां के जागीरदार हुआ करते थे। और इसी कारण से उनको 1360 में, किसको? तैमूर को 1360 में उनके पिता की जागीर मतलब केश नामक शहर का उत्तराधिकारी वो बन जाते हैं। उसके बाद वो कई सारे युद्ध लड़ते हैं, युद्धों में विजय हासिल करके, धन लूटमार ये सब करके, अर्जित करके, और एक बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं मध्य एशिया में। अभी भारत नहीं आया, मध्य एशिया की ही बात है। ठीक है, इसके अलावा ये तैमूर लंग के नाम से भी प्रसिद्ध है इतिहास में, क्योंकि एक युद्ध में इनकी टांग टूट जाती है। क्लियर? तो इतने से आप ये भूमिका तैयार हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट मतलब आक्रमण के पीछे रीजन क्या थे। तो जो भी आक्रमण इन्होंने किया उसके पीछे कुछ विशेष कारण थे, जिसके कारण से भारत की ओर ये आकर्षित हुए आक्रमण करने के लिए। उनमें जो प्रमुख आक्रमण का कारण था, जैसे तैमूर ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया था जब ये मध्य एशिया में युद्ध लड़ रहे थे, और युद्ध लड़ने के बाद में जब ये भारत की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हुआ इनका, तब उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत पर आक्रमण करने के पीछे जो उनका उद्देश्य है, वो सिर्फ उद्देश्य है कि भारत में जो काफिर है उनको युद्ध में उनका विनाश किया, युद्ध करके उनका विनाश किया जाए। ठीक है, तो काफिरों का विनाश करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरे कारण की अगर बात करें तो तैमूर के आक्रमण का दूसरा कारण था लूटपाट करना और धन प्राप्त करना।
तीसरा जो कारण था, भारत पर आक्रमण करके तैमूर अपने गौरव में वृद्धि करना चाहता था। तो बहुत सारे ऐसे आक्रांता थे जो बहुत ज्यादा युद्ध लड़कर के, बहुत ज्यादा क्षेत्रों को अपने गुलाम बना करके अपने गौरव में वृद्धि करने का प्रयास करते थे। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कारण में, इसका प्रमुख कारण उसका पोता पीर मोहम्मद भी था, जो कि उस समय जब तैमूर जो है, तैमूर मध्य एशिया में युद्ध लड़ रहा था, उस समय में उसका पोता पीर मोहम्मद काबुल का शासक हुआ करता था और उसने मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान को जीत लिया। और मुल्तान को जैसे उसने जीता, वैसे ही तैमूर का भारत पर आक्रमण की भूमिका तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए, काबुल से मुल्तान तक की जो मदद है, उसका पोता उसकी मदद करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। इसलिए तैमूर की भी अब हिम्मत बढ़ने लगी थी। तो प्रमुख जो कारण थे, उनमें से ये 4 कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, जिससे तैमूर भारत की ओर युद्ध करने के लिए, मतलब आक्रमण करने के लिए बढ़ा, भारत में आकर के आतंक मचाने के लिए, नरसंहार करने के लिए, भारत में लूटमार करने के लिए आकर्षित हुआ। क्लियर है? इसके बाद में यदि हम बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तैमूर का भारत पर आक्रमण की, तो किस चरण में इसका आक्रमण हुआ, तो आइए जरा सुनते हैं, समझते हैं इसको। दोस्तों, अप्रैल 1391 में तैमूर भारत पर मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका था, अपनी सोच को स्थायी कर चुका था कि अब हमें भारत पर आक्रमण करना है। और इसी उद्देश्य को लेकर के माफ कीजिएगा, अप्रैल 1398 में, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, तो अप्रैल 1398 में तैमूर जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए रवाना, मध्य एशिया से रवाना हो चुका था। सितंबर 1398 तक वह सिंध नदी पार, सिंध नदी और झेलम नदी के किनारे पर आ पहुंचा था। ठीक है ना, उसने सिंध नदी पार की और झेलम नदी के किनारे पर आ पहुंचा था। उसके बाद में जैसे उसने झेलम नदी पार की, उसका जो पोता जिसकी हमने बात की है, पीर मोहम्मद, वह मुल्तान से इससे मिलने के लिए मुल्तान में आ पहुंचा था और यह भी झेलम नदी पार करके मुल्तान तक पहुंचा और मुल्तान में ही दोनों की मुलाकात हो जाती है। रास्ते में जितने भी प्रदेश इनके रास्ते में आए, उन सभी को रोंदता हुआ, उन सभी को लूटता हुआ, धन प्राप्त करता हुआ, पानीपत के रास्ते वह दिसंबर 1398 में दिल्ली के पास में आ पहुंचा, दिल्ली के पास आ पहुंचा। तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल में निकला था, सितंबर में सिंधु नदी पार की, और सितंबर 1398 में ही जो है, सितंबर अक्टूबर के बीच में अपने पोते से मुल्तान में मुलाकात हुई। दोनों की सेना आगे बढ़ी दिल्ली की ओर, और प्रदेश जितने भी रास्ते में प्रदेश आए वहां लूटमार की, नरसंहार किया, कत्लेआम किया और वहां का धन लूटते हुए वह आगे बढ़ा और आखिरकार दिसंबर 1398 में वह दिल्ली के पास आ पहुंचा। अब दिल्ली के पास पहुंचने पर क्या होता है कि दिल्ली में उस समय तुगलक वंश का शासन था, जिसका शासक था नासिरुद्दीन। कौन था? नासिरुद्दीन। जैसे ही नासिरुद्दीन को पता चलता है, नासिरुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा था, इसका एक्चुअल जो नाम था वो महमूद था। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। नासिरुद्दीन को जैसे ही पता चला कि तैमूर जो है दिल्ली के पास आक्रमण करने के लिए अपने पोते पीर मोहम्मद के साथ पहुंच चुका है, सेना के साथ में, वैसे ही नासिरुद्दीन और वजीर मल्लू, जो इसका वजीर था जिसका नाम था मल्लू इकबाल, दोनों ने मिलकर के अपनी एक सेना तैयार की। सेना तैयार करके तैमूर की सेना पर आक्रमण कर दिया। एक्चुअल में पूरी सेना पर नहीं, बल्कि तैमूर की सेना बिखरी हुई थी, अलग अलग टुकड़ियों में चल रही थी, तो उसकी एक टुकड़ी पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन ये शासक जो नासिरुद्दीन था, जो जिसका दिल्ली पर शासन था, वह इतना कमजोर था कि वह तैमूर की एक सेना की एक टुकड़ी को भी हरा नहीं पाया, बल्कि उसी से हार करके, घबरा कर और भाग गया वहां से। कहा जाता है कि दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले उसने 1 लाख हिंदुओं को बेरहमी से कत्ल करवा दिया था। 1 लाख हिंदुओं को बेरहमी से कत्ल करवा दिया। 18 दिसंबर 1398 को तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 दिनों तक दिल्ली को उसने रोंदा, वहां कत्लेआम किया, हजारों व्यक्तियों को मौत की घाट उतार दिया। तैमूर को लूट में अपार संपत्ति मिली, अपार धन की प्राप्ति हुई और हजारों व्यक्ति गुलाम बना लिए गए। ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था दोस्तों, वास्तविक रूप से भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन इस प्रकार के जो ये लुटेरे आए हैं, इन्होंने ही भारत को कंगाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ बचा कुचा थोड़ा बहुत था तो वो ब्रिटिश सरकार ने लूट लिया। क्लियर है? तो अब तक जो है ये दिल्ली में आतंक मचा चुका था। 15 दिनों तक दिल्ली को खूब लूटा,
जहां से भी संभव हो पाया, जितना भी संभव हो पाया धन की प्राप्ति की। वो जब धन से सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद में हजारों व्यक्तियों को वो गुलाम बना करके अपने साथ ले गया। क्लियर है? इसके आगे की कहानी सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में 15 दिन रहने के बाद तैमूर ने हजारों गुलामों तथा लूट की अपार संपत्ति के साथ अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू, इसके रिटर्न होने पर, वापस जाने पर ये रास्ते में आए। मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू, तो जो भी रास्ते में आया वहां पर भी ये लूट मचाता हुआ निकला, धन प्राप्त करते हुए निकला। मार्च 1399 में तैमूर सिंध नदी के किनारे पहुंच गया और 19 मार्च 1399 को उसने सिंधु नदी को पार कर लिया। इतनी डेट याद रखने की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो मार्च 1399 में वो सिंधु नदी को पार कर गया, वहां से समरकंद लौट गया। जाने से पहले तैमूर ने, अच्छा अब ये दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो भारत पर जहां जहां उसने विजय हासिल की, वहां की बागडोर किसको दी? क्या वापस उसको स्वतंत्रता से छोड़ गया? नहीं, स्वतंत्रता से नहीं छोड़ा, बल्कि इसने खिजर का सैयद जो था उससे एक मोटी रकम लेकर के मुल्तान, लाहौर और देपालपुर, जहां पर उसने विजय हासिल की थी, इन क्षेत्रों को खिजर का सैयद को सौंप दिया। खिजर का सैयद को। आज वर्तमान में यदि हम मुल्तान, लाहौर और देपालपुर की बात करें तो ये वर्तमान पाकिस्तान के शहर है, वर्तमान पाकिस्तान के शहर है। खिजर का को वहां का सूबेदार बना करके ये अपने गांव समरकंद लौट गया। बस समझ आई? तो इस प्रकार से इसने भारत पर आक्रमण करके अपार संपत्ति लूटी। इतना ही नहीं, एक सरेआम और नरसंहार किया और कई कत्लेआम किए, हजारों लाखों व्यक्तियों को उसने मौत की गोद में सुला दिया था। इसके अलावा इसके यदि हम प्रभाव की बात करें कि तैमूर के इस आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, तैमूर के आक्रमण का, चूंकि कहीं पर भी कोई आक्रमण होता है तो प्रभाव तो चारों दिशाओं में होता है। चारों दिशाओं दैट मींस कि उसके प्रत्येक क्षेत्र में होता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को आप ले सकते हैं, प्रत्येक क्षेत्र पर उस आक्रमण के प्रभाव पड़ते हैं। सो उसी का प्रभाव जो है यहां पर भी पड़ना संभव था, जिसमें पहला प्रभाव था कि दिल्ली पर जो तुगलक वंश का शासन चल रहा था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली साम्राज्य और तुगलक वंश दोनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तुगलक वंश की जो ढहती इमारत थी, क्योंकि जो तुगलक वंश का जो शासक था महमूद, वो अब बहुत कमजोर शासक था, बहुत कमजोर शासक था, इसलिए अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाया। चाहता तो आसानी से रक्षा कर लेता, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाया। और इसीलिए कहा जाता है कि तुगलक वंश की जो ढहती इमारत थी तैमूर के आक्रमण से 1412 में पूरी तरह समाप्त हो गई। मतलब ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में जो तुगलक वंश का शासक था महमूद, या अंतिम शासक था तुगलक वंश का, उसकी मृत्यु जो है 1412 में हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही यह वंश भी समाप्त हो गया। सैयद वंश की स्थापना किसने की होगी? अरे इसकी बागडोर किसको संभला के गया था? खिजर का सैयद को। तो खिजर का सैयद को मुल्तान, लाहौर, देपालपुर का सूबेदार बनाया गया था। दिल्ली में अंतिम तुगलक शासक महमूद की मृत्यु 1412 में हो गई। 1414 में दिल्ली पर फिर से आक्रमण किया खिजर खान ने और दिल्ली में सैयद राजवंश की स्थापना कर दी। याद रखिएगा, तो सैयद राजवंश से पहले कौन सा वंश था? तो जो है वहां पर आपका तुगलक वंश हुआ करता था ना। तुगलक वंश के बाद में सैयद राजवंश की स्थापना होती है। कौन करता है? खिजर का करता है। और ये सैयद राजवंश की जो नींव रही है, सैयद राजवंश का शासन दिल्ली पर 37 वर्षों तक रहा। कितने? 37 वर्षों तक। उसके अलावा जो प्रभाव देखा गया, चहुमुखी बर्बादी। चहुमुखी बर्बादी मतलब चारों दिशाओं में बर्बादी, चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी का मंजर था आक्रमण के बाद। तैमूर के आक्रमण ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। पूरी तरह मतलब कि ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया। जिन क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया वहां की अर्थव्यवस्था को तो उसने पूरी तरह रोन दिया था। इसके अलावा तैमूर के रास्ते में जितने भी क्षेत्र आए उन सबको पूरी तरह बर्बाद कर लिया। दिल्ली कई महीनों तक वीरान पड़ी रही। ठीक है, लोग भीषण महामारी के शिकार होने लगे। इतनी लूटमार हुई कि वहां पर जो भीषण महामारी, उसमें उनको कोई सहारा नहीं मिला। हजारों लोग ऐसे ही मर रहे थे। युद्ध में भी मर, युद्ध आक्रमण के समय भी मरे, आक्रमण के बाद भी मर रहे थे। कृषि व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। भारत की अपार संपत्ति लूट करके आक्रमणकारी अपने साथ ले गया। हत्या और लूटमार ने अनंत भुखमरी को जन्म दे दिया। इस सब के अलावा एक अन्य कारण और शेष, जैसे प्रादेशिक राज्यों का उदय। प्रादेशिक राज्यों का उदय दोस्तों, जब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन, जब अंतिम शासक राज्य कर रहा था महमूद,
तो सबको पता था कि ये कमजोर शासक है, अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पा रहा है। उसी समय तुगलक वंश में जो है फूट पड़ना प्रारंभ हो चुकी थी, और तुगलकों के जो प्रांत थे, अब चूंकि हर प्रांत में एक प्रांतपति भी रखा जाता था, ठीक है, तो प्रांतपतियों के अंदर अब वो भाव आ चुका था कि हमारा जो सम्राट है, जो सुल्तान है, वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए हमें अब स्वतंत्र हो जाना चाहिए, सही वक्त है। और इसीलिए वहां के प्रांतपति स्वतंत्र होने लगे, अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र करने लगे, और इसी प्रकार से स्वतंत्र प्रादेशिक राज्यों का उदय होने लगा। 1399 में ख्वाजा जहां ने, इसी क्रम में है ना, 1399 में ख्वाजा जहां ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो 1481 में दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1490 में मुजफ्फर शाह ने गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। बंगाल तो पहले से ही स्वतंत्र था। दक्षिण भारत की बात करें तो वह बहमनी और विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य थे, ठीक है, और इनकी स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही हो चुकी थी। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो साम्राज्य था पूरी तरह बिखर चुका था, छिन्न भिन्न हो चुका था। अब मैंने प्रारंभ में आपसे एक बात कही थी कि जो मुगल शासन काल की स्थापना होती है भारत में बाबर के द्वारा, भाई बाबर का पहला आक्रमण था मुगल काल के तहत देखोगे तो बाबर कैसे आकर्षित हुआ था? दिल्ली पहले भले ही कमजोर शासक था लेकिन संगठित था जब तक तुगलक वंश रहा। तुगलक वंश के बाद में जैसे तैमूर आया, तैमूर ने पूरे साम्राज्य को छितर-बितर कर दिया। वहां के साम्राज्य जो सम्राट था, है ना, तुगलक वंश का जो शासक था, उसको हराने के बाद में जब दिल्ली के टुकड़े हुए तो उससे बाबर की अब हिम्मत बढ़ने लगी थी। बाबर की उसीलिए हिम्मत बढ़ी थी, तैमूर का ही वंशज था बाबर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जब दिल्ली छितर बितर हुआ, छोटे टुकड़ों में बटा, अलग अलग राज्य हो गए, सब प्रांत अपने अपने स्वतंत्र कर लिए, सभी में फूट पड़ गई, और उसी का फायदा उठाया बाद में बाबर ने भारत में आकर के आक्रमण किया और यहां पर जो है मुगल काल की या मुगल शासनकाल की स्थापना की। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक एक कहानी के रूप में आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पर कोई डाउट जा रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगला सेशन जो हमारा होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं मुगल आक्रमण की। जब भारत में मुगल शासन की स्थापना की शुरुआत होती है, बाबर और हुमायूं, बेसिकली बाबर के द्वारा भारत में मुगल शासन की स्थापना कर दी जाती है। तो हम कल वाले सेशन में बाबर और हुमायूं को लेकर के कंप्लीट डिस्कस करेंगे, एक कहानी के रूप में ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वास्तविक रूप से यदि सेशन आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने की दृष्टि से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेट करता है, हमें काफी सपोर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक दे दी गई है, पिन करवा दी गई है। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दी गई है। प्रज्ञान हिंदी जो कि हमारा नया यूट्यूब चैनल है उसको देखना ना भूलें। वहां पर मैं सभी प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों की तैयारी करवा रहा हूं। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में सीरीज स्टार्ट की है, उसके तुरंत बाद में वहां पर करंट अफेयर जीके वाली सीरीज भी स्टार्ट होगी। साथ ही साथ में जीएस वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों को हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे, नोट्स भी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।